हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सभी? हेलो हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब? हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग चिकारा, हेलो कल्याणी जी, हेलो नमिता, संजय, गुलफाम, हेलो आदित्य, हेलो धर्मेंद्र जी, हेलो आरती, हेलो इस्लाम, हेलो 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 गुलफाम, सूरज, प्रिंस, शमा, प्रवीण, हेलो देव सिंह, मोनू, सूरज शर्मा, हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो पांडे जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ। हेलो सूर्यभान, रीमा, जहरा जी, हेलो आभा, ललित, प्रतिमा, गुड इवनिंग, जाकिया जी, हेलो प्रतिमा, रुद्र, रेनू, विवेक, जोश, बटलर, हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से अपनी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे बेटा? आज के लेक्चर में हम आगे वाली चीजों पर चर्चा करेंगे और उनको बढ़िया से समझेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर के लेक्चर नंबर 7 के बारे में। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे, बढ़िया से देखेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम स्वस्थ। हाँ जी, तो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है उस पर चर्चा कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। बढ़िया लेक्चर होने वाला है, अच्छे से सारी बातों को देखना है, हर एक बात को क्लियर करना है। तो सब बढ़िया से अच्छे से क्लियर करना, हर एक बात को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है बेटा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है। ओके, जितना बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे उतना ही इसमें मजा आने वाला है। ओके, तो सबको बढ़िया से देखना है, हर एक पॉइंट को क्लियर करना है, एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़ना है बेटा। ओके जी, ओके, ठीक। हाँ, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके। अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन में लेकर आया हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, किसमें सेकंड आईपी का मान प्रथम आईपी से कम है? निम्न में से किसमें ऊर्जा परिवर्तन प्रथम आयनन विभव के अनुसार होता है? फिर ये कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, इनको सोल्व करेंगे। हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन तो लेकर आया हूं जिनको हमें सोल्व करना है, टेंशन ना लेने का। ओके, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीजें और, बाएं से दाएं जाने पर वर्त कहते हैं। अरे बाएं से दाएं चलते हैं तो बेटा आवर्त में जाते हैं अपन, एक आवर्त में गति करते हैं। इधर बाएं से दाएं अपन, ये आवर्त है, ठीक है। वर्ग ऐसे ऊपर से नीचे होता है, ये वर्ग, ऊपर से नीचे वर्ग में आते हैं, बाएं से दाएं में आवर्त आते हैं। कक्षा 11वीं में नहीं पढ़ा था क्या तूने? आईपी क्या होता है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव कहो या आयनन ऊर्जा कहो, बात एक ही है। कल के लेक्चर को नहीं देखा तूने? हाँ जी, ठीक है। ओके, अब मुझे आई फ्लू नहीं हुआ है भाई, मैं ठीक हूं। अच्छा कपिल, तुझे आई फ्लू हो गया है? ओके, तो ध्यान रखो अब। हाँ, तो अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, आज की चीजों को ढंग से समझते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, तो एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। अभी तक हमने क्या देखा बच्चों? अभी तक हमने ये देखा है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है। आयनन ऊर्जा कहो या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहो, बात एक ही है। आयनन ऊर्जा कहो या आयनन विभव कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या होता है ये? जब भी किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा ये क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। या आवश्यक विभव ही आयनन विभव कहलाता है। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई थी? ये हमने देख लिया था। अब आयनन ऊर्जा कौन कौन से कारकों के ऊपर डिपेंड करती है? पहला कारक एटॉमिक साइज,
परमाणु आकार जितना ज्यादा छोटा होगा, तो आकार छोटा होने पे क्या होता है कि नाभिक और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरियां कम रहेगी। दूरियां कम, इसका मतलब उनके बीच में आकर्षण ज्यादा। आकर्षण ज्यादा तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, अर्थात एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो मतलब एटॉमिक साइज घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है इनमें। ठीक है, ओके। दूसरी बात, जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट आकर्षण ही तो है। अगर जेड इफेक्ट ज्यादा होगा, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तीसरा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? कहीं ना कहीं आकार बढ़ाने में मदद करता है। अगर परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? आकार घटेगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी। अगला, कक्षकों की भेदन क्षमता। जिसकी भेदन क्षमता ज्यादा, अर्थात वो कक्षक नाभिक के उतना नजदीक, अर्थात उस कक्षक में रहने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा अधिक आकर्षण बल से बंधे होंगे। तो हमें पता है कि एस, पी, डी, एफ में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता एस की होती है, नाभिक के सबसे ज्यादा क्लोज होता है। अगर एक ही कोश के एस और पी कक्षक की बात की जाए तो एस में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा एस कंपेयर टू पी, क्योंकि एक ही कोश की अगर हम बात करेंगे तो एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। और एक पांचवा पॉइंट मैंने बताया था कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली मुश्किल होगा आंशिक पूरित कक्षकों की तुलना में। तो वो वाली चीजें हमने समझ ली थी। और किस तरीके से ये आवर्त में घटता है बढ़ता है ये देखा था। तो जरा देखो रसगुल्लो, लेफ्ट टू राइट हम चलते हैं। जब हम बाएं से दाएं चलते हैं ना किसी एक आवर्त में, तो क्या होता है कि बाएं से दाएं चलने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार घटेगा, आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु लगातार नहीं बढ़ती है। बीच में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऊपर से नहीं चलते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। तो ऊपर से नीचे चलने पे आयनन ऊर्जा घटती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। इतनी बातें क्लियर हो गई? इतनी बातें क्लियर हो गई? ओके, हमने इन सारी बातों को देख लिया था, हर एक बात को समझ लिया था, अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कोई अभी तक अपवाद नहीं देखा था, अब अपवाद भी देखेंगे। हाँ जी, अपवाद हमने अभी तक सारी चीज देख ली कि भैया क्या उसको प्रभावित करने वाला कारक होता है और क्या उसका क्रम होता है, ये समझ लिया। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एस ब्लॉक में हमें चीजों को समझना है। एस ब्लॉक में IE या IP का क्रम हमें देखना है। अब इसमें बात करते हैं बेटा, तो ध्यान से समझना। पहले आवर्त में भी देखेंगे, वर्ग में भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग में। वर्ग में तो मतलब ऊपर से नीचे। जैसे कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले वर्ग में, पहले वर्ग में या ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, ग्रुप नंबर 1 की बात करूं, ग्रुप नंबर 1 में क्या होता है? लीना की रब से फरियाद। फरियाद एक रेडियो एक्टिव तत्व है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो ये लीना की रब से, ये कोई तत्व मैंने ले लिए, तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ रहा हूं तो क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे चलूंगा तो क्या बढ़ेगा? एटॉमिक साइज बढ़ेगा। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, अर्थात सीजियम की आयनन ऊर्जा कम आएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम इस तरीके से ग्रुप नंबर 2 में होगा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की ओर में आगे बढ़ूं तो बेटा जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या होगा? आकार बढ़ता है और आयनन ऊर्जा घटती है। इस तरीके से। तो वर्ग में तो कोई अपवाद ही नहीं है। बाएं से दाएं चलें तो वो भी देख लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है। ऊपर से नीचे चलने पर घटेगा। अब देखो आवर्त में, आवर्त में, हाँ जी, अब आवर्त में चीजों को समझना है तो यार लिथियम के बाद आता है, देखो ये है आपके पास फर्स्ट ए और ये है आपके पास सेकंड ए। अरे 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 अरे,
ये है आपके पास फर्स्ट ए, ये है आपके पास सेकंड ए। फर्स्ट ए वालों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है NS1 और इनका क्या होता है NS2, मतलब इनका S कक्षक पूरा भरा हुआ है। यस और नो? तो आयनन ऊर्जा अगर मैं बात करूं IE1 प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल होगा, ज्यादा मुश्किल वहां से होगा क्योंकि उसका S पूरा भरा हुआ है, इसका आधा भरा हुआ है। इस तरीके से बेटा सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में S पूरा भरा रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल होगा। यस और नो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालना प्रथम आयनन ऊर्जा सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की आएगी। इस तरीके से अगर मैं बात करूं पोटेशियम और कैल्शियम में, कैल्शियम का S पूर्ण पूरित होता है, इसका S आंशिक पूरित होता है या अर्धपूरित होता है, इसके लिए कम आएगा। तो प्रथम आयनन ऊर्जा तो सेकंड ए वाले वर्गों की ज्यादा होगी फर्स्ट ए वाले, सेकंड ए वाले तत्वों की ज्यादा होगी फर्स्ट ए वाले तत्वों से। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना इनमें से ज्यादा आसान है इनके मुकाबले। कूल कूल, हाँ जी, समझ में आया बेटा? अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि यार हम ये देखा हमने प्रथम आयनन ऊर्जा अगर मैं लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करूं तो बेरिलियम की ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में जैसे कि 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, ये पूर्ण पूरित है। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा IE2 का मतलब द्वितीय आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से ज्यादा मुश्किल है। देखो ध्यान से, लिथियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1। हाँ जी, इनका सामान्य इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखना चाहूं 1s2 2s2 2s2 ये होता है। हाँ जी, अब थोड़ा सा ध्यान से सोचते हैं। IE1 को क्या कहते हैं? प्रथम आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन यहां S से निकलेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां 2s से निकलेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये भी 2s है, ये भी 2s है, यहां 1 है, यहां 2। ये पूर्ण पूरित है और पूर्ण पूरित ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल हुआ है, ये हमने जाना हुआ है। अरे यार कौन है जो फोन करते हैं चलती क्लास में, और बच्चे ही होते हैं, जबकि इनको पता है कि डेली मेरी क्लास होती है इस टाइम पर। हाँ जी, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, IE2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कहां ज्यादा मुश्किल है। जब रसगुल्लो यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका होगा तो इस तो खाली हो गया, अब 1s2 बचा, और जब यहां से पहला इलेक्ट्रॉन निकल चुका तो 2s1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब दहां से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो जरा देखो ध्यान से, इसको मैं एक्सप्लेन कराता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, लिथियम को आपने प्रथम आयनन ऊर्जा दी, उसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और Li प्लस में आ गया। लिथियम का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन ये 1s2 2s1 है। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2s में से निकलेगा, तो क्या बच गया सिर्फ इसमें 1s2। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? द्वितीय आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहां पे किसमें चला गया? लिथियम +2 में चला गया। तो अब इसी तरीके से सिमिलरली यहां पर बेरिलियम के लिए देखो, बेरिलियम 1s2 2s2 IE1। प्रथम इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? इसमें से निकलेगा। सपोज करो आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसको Be+ बना दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? अब 1s2 2s1। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, अगला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा IE2 लगेगी। फिर सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिया, ये किस में चला जाएगा? Be+2 में। तो हमसे ये पूछ रहा है कि यहां पे ज्यादा ऊर्जा लगेगी या यहां पे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, यहां पर ये 1s2, यहां पर ये 2s1। क्या ये पूर्ण पूरित S कक्षक है और ये आधा भरा हुआ S कक्षक है? पूरा भरा हुआ S कक्षक ज्यादा प्रभावी होगा, अर्थात दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इससे मुश्किल होगा। ये पूर्ण पूरित। पहले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे, अब दूसरे की बात कर रहे हैं।
तो भाइयों पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो इनमें से ज्यादा आसान है, इनसे ज्यादा आसान है, इनसे मुश्किल है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, भाई पहला ये निकाल चुके, इनका जो स्थायी कक्षक था वो तो खत्म हो गया। अब जैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया इनका स्टक पूरा हो जाएगा, तो अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में थोड़ी दिक्कत देंगे। तो क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये ध्यान रखना, उधर का मामला क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना बेटा कि यार IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा तो फर्स्ट ए की मुकाबले सेकंड ए वालों की ज्यादा होती है, क्योंकि इनका पूर्ण पूरित कक्षक होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं IE2 ये फर्स्ट ए वालों का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड ए। क्यों? क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो स्टक वैसे ही पूरा कर लेंगे। ठीक है, ओके, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, बढ़िया से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट इसको नोट डाउन कर लो। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में आ गया। IE1 और IE2 फर्स्ट ए से ज्यादा होती है सेकंड ए वालों की, और IE2 फर्स्ट ए की ज्यादा होगी सेकंड ए वालों से। सिंपल सी बात है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं ये तो स्टेबल हो जाएंगे, ये सब स्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि इनका स्टक पूरा हो जाएगा, जबकि उनका पहले एस कक्षक भरा हुआ था, अब एस में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको भी आराम से वो त्याग सकते हैं। एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं है, एस ब्लॉक में कोई भी अपवाद नहीं है। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अब बढ़ते हैं बेटा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में, हाँ जी, पी ब्लॉक में पहले आवर्त में देख लेते हैं। आवर्त में देख लेते हैं, जैसे कि सेकंड आवर्त। सेकंड आवर्त में वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जैसे कि बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है। तो इनमें अगर मैं देखूंगा तो बेटा IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा, जनरली अपन प्रथम को ही देखेंगे, द्वितीय पे इतनी बात नहीं करेंगे। ठीक है, प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम, इसके लिए यहाँ पे 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये पहले ही बता दिया मैंने। यहाँ 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2p में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, नियोन होता तो बेटा 2p 6 होता, पूर्ण पूरित होता। तो जो स्टेबल है वो अपने जस्ट पड़ोसी वाले से ज्यादा ऊर्जा लेंगे। तो ये भी इतना स्टेबल नहीं है, इतना स्टेबल नहीं, ये अर्धपूरित है, कल भी बताया था अर्धपूरित। बाएं से दाएं चलने पे ऊर्जा बढ़ती, मतलब बोरोन से ज्यादा ऊर्जा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की। क्यों? क्योंकि अर्धपूरित है, जस्ट आगे आएगा। ठीक है, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, वैसे स्टेबल है, अष्टक पूरा है। तो ये ध्यान रखना। सेम ऐसा ही आपके वर्ग संख्या आवर्त संख्या 3 वालों के लिए होगा, थर्ड आवर्त वालों के लिए होगा। थर्ड आवर्त में क्या आता है आपका? इसमें बात करो तो एल्यूमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर फास्फोरस आता है, सल्फर आता है, क्लोरीन आता है, फिर आर्गन आता है। तो वही बात, जिस तरीके से ऑक्सीजन की ज्यादा हुई और नाइट्रोजन की ज्यादा हुई ऑक्सीजन से, ये इससे ज्यादा आगे आ जाएगा, क्योंकि पी में अर्धपूरित विन्यास आ जाएगा। एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा सल्फर की, सल्फर से भी ज्यादा फास्फोरस की, फिर क्लोरीन की, फिर आर्गन की। तो आवर्त में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आवर्त का तो काम आप आराम से समझ सकते हो, बढ़िया से क्लियर कर सकते हो। हमने ये क्या देखा? प्रथम आयनन ऊर्जाओं का क्रम। ठीक है, और नीट में जनरली प्रथम या द्वितीय आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देखो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना मुश्किल है। ये हो गया, ठीक है, ओके। अब जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के लिए मैं IE2 का क्रम होगा। IE2 का क्रम होगा,
मतलब आपको पहला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। हाँ जी, Ie2 का क्रम होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ा सा गैप देता हूं, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आपको पहला नहीं निकालना, दूसरा पे देखना है। जैसे कि सपोज करो भाई, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2s2 2p1। यहां पे क्या होता है, 2s2 2p2। थोड़ा सा पढ़ोगे डेली तो काम हो जाएगा, वरना नहीं होगा। 2s2 2p3, 2s2 2p4। फिर मैं भी ज्यादा फिर डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। 2s2 2p4, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये B प्लस में। पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही C प्लस में, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही N प्लस में, और पहला इलेक्ट्रॉन निकालते ही O प्लस में, ये चला गया। हमको इसकी बात नहीं करनी, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा भैया। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन गया तो भैया ये तो 2s2 हो गया। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये 2s2 2p1 हो गया, है ना। जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये 2s2 2p2 हो गया। और जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये 2s2 2p3 हो गया। क्या ये अर्धपूरित हो गया क्या? और क्या यार ये पूर्णपूरित हो गया क्या? हाँ या ना? तो बेरिलियम, बोरोन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना कार्बन से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया? तो Ie2 अगर हम देखें तो यार, बोरोन पहला इलेक्ट्रॉन तो त्याग देगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्टेबल हो जाएगा बोरोन से भी ज्यादा। तो कार्बन, कार्बन के बाद आएगा बोरोन, फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन सबसे आगे। बोलो, CbNO, वेरी गुड, CbNO। बेटा पहला इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हम, दूसरा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। भाई पहला इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है हमको। यहां पे जरा देखो, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ बिल्कुल निकाल सकती है साक्षी, ठीक है। हमें पहला इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करनी है, हमें दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। ओके बेटा, मेरे से पढ़ के IIT में भी गए, तुम तो नीट में जाओगे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, नीट से ज्यादा टफ आता है IIT। अर्धपूरित, पूर्णपूरित ध्यान रखना पड़ेगा भाई, बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा डॉक्टर। वाह यार, जरा देखो, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता है। अब देखो ध्यान से, भाई बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए ना भाई। बोरोन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, बढ़ते हुए क्रम में आएगा। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। N से पहले O आएगा, क्यों आएगा? N के बाद आएगा वो, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा। इसका विन्यास देख और इसका विन्यास देख। यहाँ P में 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1। B N से कम होगा? हाँ बिल्कुल होगा बेटा, अपने जस्ट अगल बगल वाले से आगे होता है, ऐसा नहीं 2-3 छोड़ के आगे आगे आता है। ओके, ये हो गया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, वर्ग में, आवर्त में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वर्ग में, वर्ग में सिर्फ और सिर्फ वर्ग संख्या 13 और 14 में दिक्कत है। वर्ग संख्या 13, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में कौन से तत्व आते हैं बेटा? बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है और थेलियम आता है। हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, बैंगन, आलू, गाजर, थेला, क्या इसमें लेंथेनाइड क्या हमने इसमें ट्रांजिशन संकोण पढ़ा था कि यार गैलियम का आकार ना एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है? तो अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको क्रम लिखें, अगर मैं इसका क्रम लिखूं Ie1, प्रथम आयनन ऊर्जा का क्रम हम देखें, सर ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा घटनी चाहिए, यस और नो? तो हम क्या लिखेंगे सर? बोरोन की ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर इंडियम की, फिर थेलियम की। आप आराम से, बस अपने सही समझ में आ गया भैया, हमारे सन ने पढ़ाया था, ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा घटती है। ले बेटे, कैसे? गलत है, थोड़ा ढंग से नहीं पढ़ा तूने। अगले लेक्चर में तू एब्सेंट था, पहला लेक्चर तू तेने देखा, अगला लेक्चर एब्सेंट था, तो इसका आंसर ये नहीं आएगा। इसका आंसर ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम आयनन ऊर्जा, प्रथम आयनन ऊर्जा का मान ध्यान रखना है, थोड़ा एक्सेप्शन है।
सबसे ज्यादा बोरोन की होगी, बोरोन के जस्ट बाद थेलियम की आएगी। जी हाँ, फिर उसके बाद गैलियम, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम और देन इंडियम। थेलियम आगे आ जाता है। इसका रीजन है, कारण लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन एवं संक्रमण संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन और संक्रमण संकुचन। थेलियम की एक्सेप्शनली ज्यादा हो जाती है। जो थेलियम सबसे लास्ट में आना चाहिए था ना बेटा, वो एक्सेप्शनली सेकंड नंबर पर आ जाता है। हाँ, गैलियम की एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होगी ना, क्योंकि गैलियम का आकार एल्यूमिनियम से भी छोटा हो जाता है। हाँ जी, गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, लेकिन जो थेलियम है जो सबसे लास्ट में आता है वो एक्सेप्शनली सबसे आगे आ जाता है। इसलिए बोलता हूं ध्यान रखना पड़ेगा चीजों को। वर्ग संख्या 13 में। और ऐसा ही होता, केमिस्ट्री में कुछ भी हो जाता है भैया, कारण है ना, इस वजह से हो रहा है बेटा, कुछ भी नहीं, उनके पीछे कारण है। लेंथेनाइड संकुचन आकार में कमी कर देता है ना, तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, समझना नहीं है, जो मैं लिखवा दिया ना बस उसको ध्यान में रख लो, और कुछ नहीं करना आपको। सेम ऐसे ही वर्ग संख्या 14 में, वर्ग संख्या 14 में 2 वर्ग ध्यान रखने, 13 और 14। वर्ग संख्या 14 में क्या आता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ये आता है। देखो ध्यान से, अब अगर हम बात करें इनके लिए IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा, तो हम क्या सोचेंगे, ऊपर से नीचे जाने पे आयनन ऊर्जा घटती है, तो घटा दो, कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन, फिर प्लम्बम, ऐसे। लेकिन मैं बोलूंगा गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि एसएन और प्लम्बम, प्लम्बम आता है बेटा ए ब्लॉक के बाद, उसमें लगता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और उसके लिए ऊर्जा एसएन से भी ज्यादा लगती है। तो यहां पे थोड़ा सा वेरिएशन है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर यहां पर प्लम्बम, और यहां पर आता है एसएन। ये ध्यान रखना है, बाकी और में कहीं पर भी कोई अपवाद नहीं है। हाँ जी, ठीक है। गैलियम का अबे क्या लिखा है, रिमझिम शुक्ला, लेंथेनाइड संकुचन के कारण आकार में केवल गैलियम एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है। बेटा गैलियम का आकार उल्टा छोटा होता है, गलत पढ़ा है। ठीक है, रिमझिम दोबारा से नोट्स पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ना जाता है। आधा पढ़ा हुआ बहुत खराब होता है, पूरा पढ़ो, गलत लिखा हुआ है। ओके यो, ओके। IE बोलो या IP बोलो, बात एक ही है। IE बोलो या IP बोलो, बात एक ही है। ठीक है, रिमझिम ऐसे मत पढ़ा करो। 13 और 14 बाकियों में कोई अपवाद नहीं है। हाँ जी, देखो कैसे कैसे सर, क्या बोलना चाह रहे हो आप। देखो वर्ग संख्या 15 में कोई अपवाद नहीं है, ऊपर से नीचे चलेंगे घटेगा। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, आयनन ऊर्जा घटती जाएगी। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, घटते जाएंगे। ठीक है, वर्ग संख्या 16 में भी कोई अपवाद नहीं है। ओम डायरेक्ट लिख दूं, I1 ओम शांति से टी पो। ठीक है, पो एक पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, उसके लिए कंसिडर नहीं कर रहा मैं इसको। वर्ग संख्या 17 में भी कोई अपवाद नहीं है, ऊपर से नहीं जाने पे घटेगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, सब तत्वों के नाम बोलते रहो, हमें याद होंगे। बिल्कुल बेटा बोल रहा हूं ना, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, सॉरी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एंटीमनी, ये बिस्मिथ।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ए ब्लॉक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, चिंता मत कर, ठीक है। ये हो गया, तो डी ब्लॉक का काम खत्म, डी ब्लॉक का काम खत्म। पहचानेंगे क्या जिसमें संक्रमण संकुचन है? अरे डी ब्लॉक से जस्ट बाद में, कुछ नहीं पहचानना, तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, मैंने लगा दिया, बस 13 और 14 को ध्यान रख लो बस। इसका भी कारण क्या है? वही लेंथेनाइड संकुचन है, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। बोलो बोलो। IE2 के बारे में रबिया बेटा क्वेश्चन ही नहीं आता, तो अपन अभी IE1 उतना ही करेंगे जितना आता है। कभी कभी दिमाग घूमेगा ना, घूमेगा, केमिकल लोचा है ना ये। हाँ, तो एस ब्लॉक में कोई अपवाद नहीं था प्रथम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना फर्स्ट ए वालों से ज्यादा भारी हो जाता था, ठीक है। और पी ब्लॉक में जो अपवाद थे वो देख लिए, अच्छे से समझ लिए। अब आगे देखो, अब डी ब्लॉक में IE2 समझने में बेटा टाइम लगेगा आपको। आंसू आपके आंसू आ जाएंगे, तब जाके IE2 समझ में आएगा आपको। हाँ जी, काजल। डी ब्लॉक में, अब डी ब्लॉक में बेटा हमारे पास क्या 3D श्रेणी है? पहले आवर्त में देखेंगे, आवर्त में हम चलेंगे 3D श्रेणी, सिर्फ और सिर्फ 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में क्या? साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फे को नी क्यों जान जलाती हो। अब जरा देखो ध्यान से, डी ब्लॉक से डर लगता है? अरे बहुत सिंपल है यार, क्या डरते हो? जरा देखो, आकार का उल्टा कर दो, आकार का उल्टा कर दो, आकार का उल्टा कर दो। साइंस टीचर विनीता कुमारी इधर से उधर जाते हैं तो क्या जेड इफेक्ट बढ़ता है? हाँ। आकार घटता है? हाँ। आकार घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। प्रथम आयनन ऊर्जा के बारे में बात कर रहा हूं मैं। नहीं होता बेटा, वो बहुत दूर हो गए ना आयशा वो बहुत दूर हो गए डी ब्लॉक से, ठीक है, इस वजह से। क्या ये समझ में आया? ठीक है। उसके बाद मैंगनीज से निकल, क्या इनका जेड इफेक्ट लगभग समान, आकार भी लगभग समान, एटॉमिक साइज लगभग समान। पहले इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, सब इलेक्ट्रॉनों को निकालने की बात नहीं चल रही है। IE1 है बेटा ये, ठीक है। लगभग समान, जी हाँ, तो IE1 का मान भी समान, हाँ जी, ये भी लगभग समान। और इधर आकार बढ़ जाता, डायरेक्ट आकार से मेजर कर दूं, आकार बढ़ जाता तो आयनन ऊर्जा घट जाता। बोलो दीप्ति जी, वेरी गुड। अप्रोक्स इतनी बार लिख दिया कि किसी और के कमेंट ही नहीं आ रहे। सर जेड इफेक्ट बता दीजिए। रुद्र प्रताप, सोते सोते आए हो 3-4 दिन बाद के बीच की क्लासेस खा गए? जेड इफेक्ट बता दो। शर्म नहीं आती पूछते? पहले पढ़ा चुका हूं मैं, पुराने लेक्चर देखे थे कि नहीं देखे थे? क्या होता था जेड इफेक्ट? नाभिकीय आकर्षण बल। पढ़ना लिखना है नहीं, ये बता दो वो बता दो, लेक्चर कौन देखेगा, नोट्स कौन देखेगा? जेड इफेक्ट क्या होता था? नाभिक और बाइटम कोश के इलेक्ट्रॉन में लगने वाला परिणामी आकर्षण बल। पढ़ते तो है नहीं। तो जरा देखो ध्यान से, सब मिक्स हो जाता है बेटा। पायल इतना भी मिक्स नहीं होता, ठीक है। जैसे आपको नेल पेंट के अलग अलग रंग याद हो जाते हैं ना, तो ये भी याद हो जाएंगे कि ये लाइट रेड, ये डार्क रेड, ये मेहरून, ये पिंक, ऐसे ऐसे सारे कलर याद हो जाते हैं ना शेड, वैसे इनके भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, वो हमें याद नहीं होते, ये आपको याद करने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 3D श्रेणी में ये अपवाद होते हैं।
बाकियों में अपवाद नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से वर्ग में, वर्ग में, वर्ग में, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब वर्ग में जरा देखो ध्यान से, वर्ग में भी काम की बात है, बहुत गहरी बात है, सुनाता हूं मैं तुम्हें। वर्ग में जरा देखो ध्यान से, अरे यार पढ़ लो यार, पढ़ लो, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ जी, वर्ग में। अब वर्ग 3 में हमारे आता है स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, ये होता है। कोई अपवाद नहीं है इसमें, कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ती है, तो आयनन ऊर्जा घटती है, हाँ है ना। लेकिन वर्ग 4 में अगर मैं बात करूं, हाँ या ना, वर्ग 4 में बात करूं तो बेटा वर्ग 4 के बाद वाले तत्वों में क्या होता है कि वर्ग 4 में टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम का अगर मैं देखूं आकार का क्रम, आकार देखूं तो भाई साहब टाइटेनियम से बड़ा जर्कोनियम और हाफनियम का लगभग लगभग बराबर, तो आयनन ऊर्जा में क्या होगा, Ie1 सर, Ie1 टाइटेनियम की ज्यादा और जर्कोनियम और हाफनियम की लगभग लगभग समान आएगी। बोलो अप्रोक्स सेम होता है, ये बात दीप्ति, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। लेंथेनाइड संकुचन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस लेंथ, कारण है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। जो डेली पढ़ के आएगा ना पता लग जाता है कौन सा बच्चा पढ़ के आता है, कौन सा बच्चा ऐसे उठ के आ जाता है, ठीक है बेटा, पता लग जाता है कौन सा बच्चा पढ़ के आया है, कौन सा बच्चा ऐसे उठ के आया है, सब पता चल जाता है। क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे रेगुलर अभी कंसिस्टेंट वाले डाउट पूछेंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे 3 दिन पहले का सर बता दो ये, हाँ या ना, समझ में आ गया। ओके, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चीजों को समझेंगे। हाँ जी, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है, किस तत्व की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है, हाँ सब एटॉमिक साइज का उल्टा, किस तत्व का आयनन ऊर्जा सर्वाधिक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम। अब तुम्हें यही नहीं पता टाइटेनियम कहां था यार, टिकम जरा हाफ, तो ऊपर से नहीं चलते हैं तो आकार बढ़ना चाहिए, आयनन ऊर्जा घटनी चाहिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा लोगे तो भी कर लोगे। और अगर थोड़ा दिमाग पता है ना तुम्हें, इन दोनों का आकार समान होता है, इनके लिए तो आयनन ऊर्जा समान आएगी, लेकिन इसकी सबसे कम आएगी ना, सबसे ज्यादा आएगी ना, क्योंकि आकार छोटा है। हो गया, ये वाला तुम्हारे लिए होमवर्क, थोड़ा दिमाग खपाएगा तुम्हारा, तो अभी मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा दिमाग खपाना इसमें। आंसर है बहुत बढ़िया, आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना फिर करना, ठीक, ओके, ये भी हम करेंगे। हाँ जी, ये वाला बताओ, किसमें सेकंड आईपी का मान प्रथम आईपी से कम है, हाँ टाइटेनियम तो अभी बताया था बेटा मैंने, ये बताओ, ये वाला करो, ये वाला करो, किसमें सेकंड आईपी का मान प्रथम आईपी से कम है, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा तत्व है जहां पहला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, दूसरा आसान है। अरे बहुत सिंपल है, शब्दों को समझो, मैग्नीशियम के नियोन के कार्बन। अरे लल्ला तुमसे ये बोल रहा है कि पहला नहीं, किसमें सेकंड प्रथम से कम है, मतलब पहला निकालना मुश्किल, दूसरा आसान। सोचो ऐसा कौन है सर, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल होगा जो ऑलरेडी स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता हो। सोचो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से मुश्किल होगा जो ऑलरेडी स्थायी विन्यास रखता हो। कौन स्थायी विन्यास रखता है, कौन स्थायी विन्यास रखता है, अक्रिय गैस रखती है ना, अक्रिय गैस,
अष्टक पूरा होता है तो अष्टक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ या ना, ये तो इलेक्ट्रॉन त्यागती ही नहीं है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका अष्टक टूट जाएगा, फिर दूसरा तो भले ही निकाल देगा। मैग्नीशियम बेटा पहला भी निकाल देती, दूसरा भी निकाल देती, कोई दिक्कत नहीं मैग्नीशियम को, लेकिन इसको तो दिक्कत है, तो बंदी नहीं बनाती, मैं नहीं तागूंगी मेरा इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना, नियोन अक्रिय गैस है, वो पहला ही नहीं त्यागेगी। अरे कार्बन वार्बन सब त्याग देते हैं बेटा, लेकिन नियोन नहीं त्यागेगा। क्यों? क्योंकि नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6, अष्टक पूर्ण है, सर्वाधिक स्थायी इन तीनों में से, सर्वाधिक स्थायी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे यहाँ पे, दूसरा तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि अष्टक तो खराब कर दिया तुमने। अब क्या कर लो, अब हमारा तो अष्टक तुमने तोड़ दिया, अब तो क्या तुम एक सामान तोड़ो, दो तोड़ो, क्या दिक्कत है। अब अगला, निम्न में से किसमें ऊर्जा परिवर्तन, अच्छा प्रथम आयनन विभव अर्थात प्रथम आयनन ऊर्जा के अनुसार होता है। नो समझिंग सर, क्या बोल रहा है भाई? मतलब ऐसा कौन सा चेंज है जिसको हम बोल सकते हैं कि यहां पे निकलने वाली ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा है? बोलो, ऐसे कौन सी समीकरण है? हाँ, अगर नियोन नहीं होता तो बेटा फिर मैग्नीशियम बोलते अपन, क्योंकि मैग्नीशियम में इसमें पूरा भरा हुआ है। सोचते फिर वो बात अलग है, अभी सोचना ही नहीं है। और मैग्नीशियम भी क्यों बोलता? कार्बन बोलता, कार्बन दूसरे आवर्त में आता है, मैग्नीशियम तीसरे आवर्त में आता है, समझा? हाँ देखो ध्यान से, प्रथम आयनन ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो एक गैसीय धनायन बनेगा, उस दौरान काम आने वाली ऊर्जा ही प्रथम आयनन ऊर्जा कहलाती है या प्रथम आयनन विभव कहलाता है। यहाँ पे x2 लिखा हुआ है, गलत बात। यहाँ पे x सॉलिड लिखा हुआ है, गलत बात। यहाँ x एक्वस लिखा हुआ है, गलत बात। ठीक है, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ट्राई करना। आंसर ही बता दिया एक। हाँ जी भाई साहब, तो यार हमने क्या देख लिया? हमने आयनन ऊर्जा को समझ लिया, हमने आयनन ऊर्जा को फील कर लिया। आयनन विभव बोलो या आयनन ऊर्जा बोलो, सही बात है, एक ही बात है। कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, अब आगे, ठीक है ना? अब आता है आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आयनन ऊर्जा के अनुप्रयोग। आयनन ऊर्जा के आधार पर हम क्या बता सकते हैं कि आयनन ऊर्जा की सहायता से हम क्या बताएंगे? पहली बात, धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। धात्विक एवं अधात्विक लक्षण। मेटेलिक एवं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। बहुत ही सिंपल है। धातुएं धात्विक गुण प्रदर्शित करती है। धात्विक गुण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना, समझो। धात्विक गुण, धातुओं की तो प्रकृति ही होती है हम इलेक्ट्रॉन त्यागें। उनको तो आप थोड़ी सी ऊर्जा दे दो, वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, हाँ या ना? तो हम यहां पर यह समझ सकते हैं जिसके लिए आयनन ऊर्जा कम, उसके धात्विक गुण ज्यादा। नहीं आया समझ में? जैसे कि मान लो तीन तत्व है, एक तत्व ए है, एक तत्व बी है, एक तत्व सी है। ये थोड़ी सी ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, इसको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो सबसे अच्छी धातु कौन सी है? धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण दर्शाती है। तो यार ये तुरंत इलेक्ट्रॉन त्याग रही, मतलब ये अच्छी धातु है। इसको थोड़ी ऊर्जा देनी पड़ रही है, ये थोड़ी कम अच्छी धातु है। इसको बहुत ऊर्जा देनी पड़ रही है, धातु ही नहीं, पता नहीं कुछ और चीज है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यार जैसे जैसे मतलब धात्विक गुण आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब धात्विक गुण आयनन ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जिसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी उसके धात्विक गुण कम रहेंगे।
समझ में आया? ओके। और दूसरी बात, अधात्विक गुण उसमें ज्यादा रहेंगे जिसमें आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी। वो चाहते ही नहीं इलेक्ट्रॉन त्यागे, क्योंकि हमारा काम तो इलेक्ट्रॉन लेने का है, हम तो अधातु हैं, हम इलेक्ट्रॉन देंगे क्यों? अधात्विक गुण आयनन ऊर्जा के समानुपाती होते हैं। जैसे कि उदाहरण, लीना की रब से फरियाद। अब देखो ध्यान से, लिथियम से हम सीजियम की ओर जाते हैं, तो हमने लिथियम से सीजियम की ओर जाना स्टार्ट किया तो क्या आयनन ऊर्जा घटी? घटी। क्यों? क्योंकि आकार बढ़ रहा है ना भैया। देखो ध्यान से, ऊपर से नीचे चले, एटॉमिक साइज बढ़ा, तो आयनन ऊर्जा घटी। आयनन ऊर्जा घटी अर्थात कम इलेक्ट्रॉन, कम ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मतलब ये सबसे अच्छी धातु है हमारी। धात्विक गुण बढ़ गए, धात्विक गुण बढ़ गए, धात्विक गुण बढ़ गए। सीजियम अच्छी धातु है लिथियम के मुकाबले, और इसीलिए सीजियम का प्रकाश विद्युत प्रभाव सेलों में इस्तेमाल किया जाता है, फोटोकेमिकल सेल में इस्तेमाल किया जाता है ना सीजियम का, तुरंत इलेक्ट्रॉन त्यागता है। बोलो जी बोलो, समझ में आया क्या? डन डना डन डन। ओके, बोलो, ऐसा हो जाता है। ये हो गया दूसरा। और देखो, अपचायक एवं ऑक्सीकारक सामर्थ्य। हाँ जी, समझे? देखो ध्यान से, अपचायक कौन होता है? जो खुद का ऑक्सीकरण करता है। पढ़ा होगा आपने। अपचायक वो होते हैं जो खुद का ऑक्सीकरण करते हैं, जो खुद का ऑक्सीकरण करे। और ऑक्सीकरण का एक मतलब ये भी है इलेक्ट्रॉन त्यागना। ऑक्सीकरण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है कोई। ठीक है, ऑक्सीकरण का मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्यागना। और अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, ओके, जो खुद का ऑक्सीकरण करे या जो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग करे। समझना मेरी बातों को। और अब ऑक्सीकारक कौन होता है? जो खुद का अपचयन करे, खुद का अपचयन करे। अपचयन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है, या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। बोलो बच्चों, समझ में आया? अपचायक जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, ऑक्सीकारक जो इलेक्ट्रॉन लेता हो। एम आई राइट? धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या आयनन ऊर्जा बढ़ती है? बढ़ती है। टॉप टू बॉटम आने पर क्या आयनन ऊर्जा घटती है? घटती है। आयनन ऊर्जा घटेगी अर्थात कम ऊर्जा की जरूरत है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर आयनन ऊर्जा घटेगी तो इसका मतलब है धात्विक गुण बढ़ेंगे। हाँ जी आना, धात्विक गुण बढ़ेंगे। धात्विक गुण बढ़ेंगे अर्थात इलेक्ट्रॉनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है त्यागने की। इलेक्ट्रॉन निकलना जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉनों का परित्याग आसान हो रहा है, मतलब अपचायक गुण बढ़ रहे हैं। अपचायक सामर्थ्य बढ़ रही है, अपचायक गुण बढ़ रहे हैं और ऑक्सीकारक गुण घट रहे हैं।
अरे बोलो रे बोलो, ऑक्सीकारक गुण घट रहे हैं। इधर उल्टा हो जाएगा, आयनन ऊर्जा बढ़ती है मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल। हाँ, तो धात्विक गुण कम, धात्विक गुण कम। इधर तो अधातुएं आती है ना, धात्विक गुण घटेंगे। इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल तो अपचायक गुण कम, अपचायक गुण घटेंगे और ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि उधर अधातुएं आती, अधातु इलेक्ट्रॉन लेती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन, और वो कहलाएंगे ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे, ऑक्सीकारक गुण बढ़ेंगे। बोलो तो जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन। अपचायक सामर्थ्य का क्रम होगा, का क्रम होगा ऊपर से नीचे बढ़ने वाला। तो अगर मैं बात करूं यहां पर लिथियम पहले वाले वर्ग में, ठीक है, पहले वाले वर्ग में अगर मैं बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यार इसमें अपचायक गुण का क्रम अगर हम यहां से देखें तो क्या कहेगा कि यार ऊपर से नीचे चलने पर धात्विक गुण बढ़ रहे हैं, अर्थात अच्छा अपचायक सीजियम हुआ। ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अपचायक गुण एक तो ये वाला, फिर एक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें देख लो, तो दोनों में तुम इजीली कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए होमवर्क। ऊपर से नीचे चलने पे अपचायक गुण बढ़ेंगे, ऑक्सीकारक गुण पूछ लेता तो दाएं से बाएं चलने पे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, कूल कूल, आगे बढ़ते हैं। अब अगला थर्ड, पहली बात हम धात्विक अधात्विक लक्षण देख सकते हैं, हम अपचायक ऑक्सीकारक सामर्थ्य देख सकते हैं, तीसरा हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी देख सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाना। कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी तुम्हारे आईई का हाथ होगा, पूरा का पूरा हाथ है, पूरा का पूरा हाथ है। क्या, जरा देखो ध्यान से, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या होगी, देखो ध्यान से। प्रथम उच्च, प्रथम उच्च एक बहुत बड़ा जंप आएगा, प्रथम उच्च आईई के मानो, प्रथम उच्च आईई के मानो, यार क्या बोलते हैं इसको, प्रथम उच्च आईई के मानो के पूर्व के मानों की संख्या, के मानों की संख्या। मैं समझाता हूं, समझाता हूं। पहले लिख लो, मान लो कोई एक धातु है। अब धातु का तो गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। पहला इलेक्ट्रॉन त्यागा, दूसरा त्यागा, तीसरा त्यागा और चौथा भी त्यागा। अब जैसे कि मान लो, सपोज करो प्रथम उच्च आईई के मान के पूर्व, प्रथम उच्च आईई के मान, आईई के मान, प्रथम उच्च आईई के पूर्व मानों की संख्या। अब सही है, इसी में थोड़ा कंफ्यूजन था। प्रथम उच्च आईई के पूर्व मानों की संख्या, जो पहला सबसे बड़ा पॉइंट आएगा। जैसे कि देखो ध्यान से समझना, अभी लिखना नहीं है। माना कि कोई तत्व ए, इसने पहला इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ए प्लस बना दिया,
तो यहाँ पे ये पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे ऊर्जा लगी सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गई। ओके, अब इसने अगला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पहले से तो ज्यादा लगेगी ना क्योंकि ये उदासीनता भी धनावेशित है। यहाँ लगी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अब सपोज करो ये A+3 में कन्वर्ट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, और यहाँ पे मान लो ऊर्जा अंतराल बढ़ गया 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले 10 फिर 15 फिर 80, इतना ज्यादा गैप कैसे आ गया? इसका मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो अगला वाला इलेक्ट्रॉन ना किसी अष्टक पूर्ण स्पीशीज का निकल गया कि यार A+2 में जाके इसका अष्टक पूरा हो चुका था, तुमने इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा अंतराल आ गया ना। समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम उच्च आईपी या आईई के पूर्व मानों की संख्या, मतलब I1 पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ गई। समझे कि नहीं समझे? तो जरा देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन करते हैं जी, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कोई तत्व A जिसके लिए क्रमागत IP के मान निम्न है, क्रमागत IP के मान निम्न है, क्रमागत IP के मान निम्न है, जैसे कि 300 किलो जूल, 400 किलो जूल, 550 किलो जूल, 800 किलो जूल, और यहां पे आ गया सपोज करो 2000 किलो जूल, और यहां पे 2400 किलो जूल। ओके, हमने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2000। ओके, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी एवं सर्वाधिक स्थायी धनायन होगा। ये क्वेश्चन है। एक तत्व ए है जिसके लिए क्रमागत आईपी के मान ऐसे दे रखे हैं, 300 किलो जूल, 400 किलो जूल, 550, 800, फिर 2000 किलो जूल, फिर 2400 किलो जूल। तो बताओ जी बताओ, कितने इसके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए सर्वाधिक स्थायी आयन धनायन कौन होगा? तो सिंपल सा मेथड है। तो इसका आंसर देखो 300, ठीक है, फिर 400। देखो हर बार IE का मान बढ़ता ही बढ़ता है, क्यों? क्योंकि आकार छोटा होता जाता है। लेकिन अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला इतनी, दूसरा निकाला इतनी, तीसरा निकाला इतनी, चौथा निकाला इतनी, फिर 800 के बाद डायरेक्ट 2000। इतना ज्यादा कैसे आ गया भाई? डिफरेंस आ रहा, थोड़ा बहुत आता रहता। 2000 हो गया, फिर ये 2000, 2400 हो गया। तो यहां पर मतलब पहला निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, तीसरा निकाल दिया, चौथा निकाल दिया, उसके बाद अचानक से एक उच्च मान आया, उससे पूर्व IE के मानों की संख्या 1, 2, 3, 4 मान आए। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, चूंकि IE4 या IP4 ठीक है, एक ऐसा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल सा लिख लो ना यार, सिंपल सा लिख लो, पूर्व IE के मानों की संख्या, ठीक है, हाँ जी, चूंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? प्रथम उच्च IE से पूर्व मानों की संख्या, पूर्व मानों की संख्या होता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4, और एवं स्थायी धनायन
बोलो, कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो बालको? बोलो ना यार। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला। समझ पाए? मजा आ रहा है क्योंकि इसमें दिमाग लग रहा है, रटने का कुछ है ही नहीं। अरे यार साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम उच्च आईई, आईई बोलो या आईपी बोलो, के पूर्व मानों की संख्या कि या 300 फिर 400 फिर 550 फिर 800 फिर 2000 हो गया, अचानक से जंप आ गया। तो टोटल कितने पूर्व मान? 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गए संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात धनायन कितना हो गया? +4। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ये बन गया। सोडियम पे +1 ही क्यों होता है? क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी हो जाता है। मैग्नीशियम पे +2 ही क्यों होता है? क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद स्थायी हो जाता है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब अगला ये हो गया। हाँ जी, अगला स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण, अवस्था का निर्धारण। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण। कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी स्टेबिलिटर, उसके बारे में। अरे भाई प्रथम उच्च, नालायको तुम्हें समझ में नहीं रहा? प्रथम उच्च सबसे बड़ा मान, इसके जस्ट बाद यही तो है अगले वाले समय को। क्या मतलब 400 को 2400 को काउंट क्यों नहीं किया भैया? पहला बड़ा मान तो यही है ना, साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम उच्च, दूसरा उच्च थोड़ी बोला है मैंने। समझा ऐसे? हाँ जी। तो भाइयों अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। हाँ जी सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है ये चैप्टर समझ में आ गया, कभी अगले ही पल ऐसा लगता है कि नहीं आया। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था का निर्धारण, ठीक है। यदि दो क्रमागत ऑक्सीकरण, यदि दो क्रमागत आईई, दो क्रमागत आईई मतलब आयनन ऊर्जाओं, दो क्रमागत आईई का ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो, अगर दो क्रमागत, अरे कोई नहीं है, हाँ जी, यदि दो क्रमागत आईई का ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि दो क्रमागत आईई का ऊर्जा अंतराल, ठीक है, ऊर्जा अंतराल, दो क्रमागत की बात कर रहा हूं मैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो तो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। एक बार इसको लिख लो। और यदि दो क्रमागत आईई
दो क्रमागत ऊर्जाओं IE का अर्थ दो क्रमागत IE का ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो भी न्यूनतम ज्यादा स्थायी होती है, न्यूनतम अधिक स्थायी होती है, अधिक स्थायी होती है। हाँ जी सर, एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? नहीं पढ़नी बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं ना, क्या दिक्कत है? अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं? हाँ जी ठीक है। अगर दो क्रमागत IE का ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, मतलब अंतराल कम है, तो ज्यादा वाली अवस्था ज्यादा स्थायी होगी। और अगर दो क्रमागत IE का ऊर्जा अंतराल 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो न्यूनतम वाली ज्यादा स्थायी है, और 11 और 16 के बीच में भी तो भी न्यूनतम वाली ज्यादा स्थायी है। हो गया? इतना कहीं लिख बोल रहे हो, लिख ले फटाफट। ठीक है, जैसे कि देखो ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं। बैकलॉग सीरीज बेटा स्टार्ट करेंगे 1 से 6 अगस्त के बीच में। ये हो गया। जैसे कि एक उदाहरण करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लो IP1, IP2, IP3, ठीक है, और एक है IP4। IE1 और IP2 के बीच में, इसमें तो मतलब +1 अवस्था में आएगा, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन +3 वाला, और इसमें +4। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन लिया यहां से लेकर यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतराल है, और यहां से लेकर के यहां तक लिया मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सपोज करो। ठीक है, ओके। और यहां से लेकर यहां तक भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतराल है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अंतराल है। अरे यार, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पहले वाले की 4, दूसरे की 14। इसकी IE1 का मान दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दे रखी है बेटा 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये दे रखा है बेटा आपको 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये ऊर्जा अंतराल आ गया, +10 +10 कर दो। ओके, तो सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। हाँ जी, बताओ। उदाहरण के तौर पर ये एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसका आंसर बताओ। अरे भाई ठीक है ना यार, ठीक है। सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी? भाई आपको क्या बोला गया बेटा? पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो दूसरी ऑक्सीकरण अवस्था, ये तीसरे के लिए, ये चौथे के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा काम में आई, अगले वाले के लिए 14, अगले वाले के लिए 24, अगले वाले के लिए 34। तो जरा देखो ध्यान से, +1 से +2 में गए तो ऊर्जा अंतराल 10 का आया। अगर ऊर्जा अंतराल 11 या 11 से कम हो तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है, अर्थात इससे ज्यादा ये स्टेबल है। अब अगला देखो, यहां 14 और यहां 24, ऊर्जा अंतराल वापस से 11 से कम, तो इन दोनों में ये ज्यादा स्थायी है। अब यहां पर भी 24 से गया 34, ऊर्जा अंतराल अरे वापस 11 से कम, तो उच्चतम स्थायी है, अर्थात यहां पर +4 ज्यादा स्थायी होगा। अतः सर्वाधिक
स्थाई ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा +4। हाँ वेरी गुड बेटा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ था, एक करो, दी गई प्रतिक्रिया प्रक्रिया में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, पहली के दूसरी? पहली के दूसरी। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, छुट्टी कर दो बेटा, जाओ ना। जो किसने रोका है? कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होगी, +1 के +2? अब तुम्हारे चक्कर में थोड़ी ना मैं नीट का लेवल कम कर दूंगा, तुम्हारे चक्कर में थोड़ी ना मैं केवल सिर्फ थ्योरी पढ़ा के खत्म कर दूंगा। ठीक है, तभी तो कुछ बच्चे सक्सेस होते हैं ना, सब थोड़ी ना होते हैं। क्योंकि अगर सबको आ जाएगा तो सब डॉक्टर बन जाएंगे ना, फिर नर्स कौन बनेगा, है ना? हाँ जी बोलो यार। जब m से m+ बना, m से m+ बना, तो बोल रहा है भाई IE1 प्रथम आयनन ऊर्जा कितनी है, 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, और फिर m+ से m+2 में कन्वर्ट हुआ तो कितना लगा भाई साहब, IE2 का मान दे रखा है इसने 15.5। अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन दोनों का अंतराल देख लो ना, क्या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है? अरे अंतराल क्या 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है? अगर अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो भैया 15.5 - 7.9 कर दो ना, तो कितना आएगा ये? ठीक है, 15 में से 9 गए 6, ठीक है, 6 8 14 में 7.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी है, +2। कर पाए कि नहीं कर पाए, तो ये क्वेश्चन तभी होता ना लल्ला, तो जब तक तू इधर नहीं मचाता हल्ला, तो उसके लिए तो ये पढ़ना पड़ेगा ना। क्लियर हो गया क्या? ये पढ़ना पड़ेगा ना, ये नहीं पढ़ता तो नहीं होगा ना वो क्वेश्चन, हाँ या ना? ओके हो गया। तो वही था कि वहां पे 2 आयन दे रखे थे, एक +1 वाला, एक +2 वाला। +1 वाले के लिए ऊर्जा इतनी, +2 वाले के लिए ऊर्जा इतनी। दोनों का ऊर्जा अंतराल देख ले, अगर ऊर्जा अंतराल 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आता तो मैं बोल देता निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी, लेकिन अगर बोल देता कि 11 से कम है तो फिर उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी। इसी के साथ ये वाला ओ गंगा जी नहाए, मजा आ गया, इसको लगा डाला। तो लाइव झिंगा लाला हो गई, लाइव झिंगा लाला हो गई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब घर पे जाके ना इसको आराम से ना पढ़ना, ठीक है? रील चलाने के बजाय ना 2 घंटे इसको पढ़ लेना, मजा आ जाएगा, मन को तृप्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, ठीक है? ओके, अब इसके बाद आता है अगला, ठीक है? अगला थर्ड वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, एक ही बात है, या एंथैल्पी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EGH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अरे 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 अरे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा EGH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। अब यह क्या होता है इसको समझते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन, सीधी सी बात। तो आइए कुछ सिंपल सी बात समझते हैं। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो एक ऋणायन बनता है,
जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन बनाएगा। अब उस दौरान या तो ऊर्जा निकल सकती है या देनी पड़ सकती, डिपेंड करता है ना कि आपका एटम कौन सा है। भाई कोई तो अपने आप इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कोई को जबरदस्ती देना पड़ता है, नहीं तू तो ले, है ना। दोनों तरह की जनता है ना। दो तरह के तत्व होते हैं, एक देने वाले एक लेने वाले। किसी को आराम से इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता, कोई ठीक है ना हमको तो जरूरत है। किसी को मैं क्यों लूं भैया, मेरे को क्यों जरूरत, मेरा तो अष्टक पहले से पूरा है, मैं तो नहीं लूं। तो देखो ध्यान से, दोनों तरह के हो सकते हैं। तो ऊर्जा निकल भी सकती है या देनी भी पड़ सकती है। बट ऊर्जा में जो भी ओवरऑल चेंज होता है उस ओवरऑल चेंज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको डेल्टा EgH से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा H एंथैल्पी परिवर्तन, Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जरा देखो ध्यान से, थक गया। जरा देखो ध्यान से, जब थ्योरी लिखने की जरूरत है नहीं है, तो सिंपल सा देखो ध्यान से, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, एक ऋण आयन बनाएगा। अब यहां पर जो भी ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है या ऊर्जा निकल रही है या दी जा रही है, उसी एंथैल्पी चेंज को, उसी ऊष्मा परिवर्तन को बोलते हैं। यहां पर जो भी डेल्टा H होगा ना, जो भी ऊष्मा में आदान प्रदान होगा, विनिमय होगा, जो भी कुछ होगा, उसी एंथैल्पी चेंज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि या एंथैल्पी। समझ में आया क्या? यही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, हम यहाँ डेल्टा H को थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, डेल्टा EgH का दो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि। हाँ जी, बट इसको सामान्य रूप से हम क्या बोलते हैं, जरा देखो ध्यान से। जनरली हम यही मानते हैं कि यार जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऊर्जा त्यागता है, जनरल भाषा में। तो उसी त्यागी गई ऊर्जा को फिर हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं। समझ में आया? नहीं आया? देखो, ये तो है टोटल एंथैल्पी चेंज। समझ में आया? ऊर्जा निकलेगी तो ऋणावेशित मान लेंगे, दी गई तो धनावेशित मान लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं कि जो ऊर्जा निकल रही है उसी ऊर्जा को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो जरा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बंधुता, हमें कहीं ना कहीं इस पे ज्यादा गौर करना। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ही कहलाती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, ऊर्जा निकलनी चाहिए। ठीक है, किसी परमाणु, किसी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। दोनों का मतलब सेम ही, बस चिन्हों का फर्क है। यहां हम निकलने वाली ऊर्जा देखते हैं, उधर ऊर्जा निकलती है तो उधर ऋणावेशित लेते हैं, इधर निकल रही है तो हम धनावेशित लेते हैं। बस इतना सा फर्क है। हमें तो बस ऊर्जा निकालनी है, बस बात खत्म। उधर निकलेगी तो ऋणावेशित, देंगे तो धनावेशित, बस इतना बात है। समझ में आया? तो किसी उदासीन परमाणु में से इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, बोलो कूल। ये है भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता। कोई भी एटम है, इट इज द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम।
किसी भी एटम के बाइतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, उस रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। समझ में आया? ओके, हाँ जी। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम जब कोई परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम जब कोई, बस केवल इस समझने के लिए, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है तो इसे धनात्मक लेते हैं। धनात्मक ले लेता है तो वह ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। बस एक बार लिखूंगा, ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो Ea धनावेशित होगी, जबकि बस ये है, हम देख किस तरफ से है, जबकि डेल्टा EgH ऋणावेशित होती है, क्योंकि ये सिस्टम के हिसाब से देखते हैं और उसमें हमें निकलने वाली ऊर्जा से मतलब है। देखो ध्यान से, कोई तत्व है X, इसकी पहले ऊर्जा थी 30 किलो जूल, ठीक है, 30 किलो जूल थी इसकी ऊर्जा, या मान लो 50 किलो जूल थी। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने X माइनस बनाया और साथ के साथ 20 किलो जूल ऊर्जा निकाल दी, हाँ या ना? तो अब देखेंगे सिस्टम के हिसाब से, तो सिस्टम का तो नुकसान हो गया ना कि भाई तेरे पास तो 30 किलो जूल ही रह गई, पहले 50 थी, तो 30 माइनस 20, 30 माइनस 50 कितना आ गया? माइनस का 20 किलो जूल। तो सिस्टम की ऊर्जा तो घट गई ना, लेकिन हमें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता से मतलब है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा। उत्सर्जित कितनी हो गई? ये तो डेल्टा EgH का मान आया। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन लब्धि, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता तो ये है। समझ में आया? तो हमें ऊर्जा निकालनी है, जो ऊर्जा आराम से निकाले वो आराम से इलेक्ट्रॉन लेगा। समझ में आया? नहीं आया दोबारा से सुन लेना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ये हो गया। अब अगली बात, क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता या क्रमागत ध्यान सुनना, क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता देखो सिंपल है। X ने पहला इलेक्ट्रॉन लिया, X माइनस बनाया, अच्छी बात है। इससे संबंधित ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे? Ea1 बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बंधुता या प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है? ओके। फिर X माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन और लिया, अरे तो यहां पर क्या बनेगा? X माइनस 2 बनेगा, इसे बोलेंगे Ea2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब यही बात है जो हमको समझनी है लल्ला। देखो इस X को हम नहीं जानते कौन है, कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो Ea1 का मान, ऊर्जा निकल भी सकती, दे भी जा सकती, कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो Ea1 प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये धनात्मक भी हो सकती है या ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रथम ये उत्सर्जित भी हो सकती है, अवशोषित भी हो सकती है, ये Ea1 और ये Ea2। जबकि Ea2 क्या होगी? एक बार आपसे पूछता हूं,
हाँ जी, बताओ। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता तो धनावेशित भी हो सकती है, ऋणावेशित भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना आपका एक्स कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्या है। जबकि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बताओ। या देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जरा देखो ध्यान से, क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको समझ रहे थे हम। तो देखो ध्यान से, जब कोई परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, x माइनस ऋणायन बनाया, तो यहां पर इसका मान क्या होगा, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ऊर्जा निकलेगी या दी जाएगी। लेकिन 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 यहां पर इसका मान सदैव 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 सदैव, या इसकी जगह ना मैं थोड़ा सा कुछ और चेंज करूंगा। यहां तो ऊर्जा देखो, एक ऋणायन है और ऋणायन में ऋणायन को जोड़ रहे हो, दो चीजों को जोड़ने के लिए, समान आवेशों को जोड़ने के लिए। जब चुंबक के हम समान ध्रुव पास में लाते हैं तो ऊर्जा लगानी पड़ती है। अरे जुड़ क्यों नहीं रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, पर सामने नहीं आ रहा, लेकिन विपरीत को टक फटाफट जुड़ जाता है। तो जब समान ध्रुव पास में आएंगे तो प्रतिकर्षित होंगे, यहां ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये निकली नहीं, हाँ या ना, क्लियर हो गया, ओके। तो यार यहां पर ये के हिसाब से अगर हम देखें, ये कैसी हो जाएगी, ये ऋणावेशित हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी। हमें तो निकालनी कहना, ये निकलेगी ही नहीं, ये ऋणावेशित हो जाएगी। और या अगर मैं बोलूं यहां पर डेल्टा EgH सेकेंड, द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, सिस्टम ऊर्जा खाएगा, ये धनावेशित हो जाएगा। जस्ट उल्टा है ना बेटा, ये तो हम निकलने वाली ऊर्जा को ही बोलते हैं, जबकि डेल्टा Eg टोटल अभिक्रिया में क्या ऊर्जा में चेंज हो रहा है वो है, ये सिस्टम की ऊर्जा है, ये निकलने वाली ऊर्जा से मतलब रखती है। तो यहां पर ये या डेल्टा EgH धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, नॉट डिसाइडेड, डिपेंड करता है कि आपका एटम कौन सा है। लेकिन अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऋणावेशित बनकर के, तो ऋणावेशित ऋणावेशित प्रतिकर्षित करेगा, तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये का मान निकली नहीं, यहां ऊर्जा तो खाई ना सिस्टम ने, हमें तो निकलने वाली ऊर्जा से मतलब था, तो इसको ऋणावेशित मानेंगे। और अभिक्रिया की एंथैल्पी चेंज, अभिक्रिया में ऊष्मा बढ़ेगी। अरे भाई, दो विपरीत आवेशों को जोड़ना है, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ये चीज समझ में आएगी नहीं आई। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो पेपर में तुम्हें परेशान करेंगे, इसलिए इनको क्लियर कर लो, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं है, सब सिंपल है, सब आसान है, कुछ नहीं करना। एक दो बातें बताऊंगा, उनको कंप्लीट कर लेना, रट लेना, खत्म हो जाएगा काम। लेकिन हमें डेप्थ में नॉलेज चाहिए, हमें रटना नहीं है चीजों को कि हाँ यार सर जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, ठीक, ओके। तो क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आ गई क्या? तो जरा देखो ध्यान से, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि धनावेशित या ऋणावेशित हो सकती है, परंतु सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। ठीक है, यह ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा।
तो बेटा ये छोटी सी जानकारी आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई, अच्छे से क्लियर हो गई है, अच्छे से सारी बातें क्लियर हो गई है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ओके कूल, ये कूल हो गया। अच्छा अब आगे यार ये को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब अपन इन पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ छोटे छोटे कारक है जिनको हम देख लेते हैं, उनको चर्चा में ले आते हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि परमाणु आकार हो गया, जेड इफेक्ट हो गया, ये कारक है और कोई कारक नहीं, सिंपल सिंपल से कारक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर काम आएगा तुम्हारे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, जेड इफेक्ट सॉरी ईए को प्रभावित करने वाले कारक, ईए को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, ईए को प्रभावित करने वाले कारक। देखो सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे, फिर आगे चल करके कुछ एक्सेप्शन आएंगे तो उनको भी क्लियर करेंगे, लेकिन आपको ध्यान सारी बातें सुननी। छोटे छोटे कारक है, फटाफट से हो जाएगा बेटा। पहला पॉइंट आकार, एटॉमिक साइज, समझना। ठीक है, आकार यार अगर आकार छोटा रहेगा, आकार छोटा रहेगा इसका मतलब बस आपको बस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखनी है, दूसरी आपको ज्यादा सोचना नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, बस सिंपल सा यार आकार छोटा रहेगा तो क्या आने वाले इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरियां कम रहेगी? हाँ गुरुजी। तो दूरियां कम रहेगी तो आकर्षण ज्यादा होगा? हाँ गुरुजी। तो जब आकर्षण ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगी? हाँ गुरुजी। बस बात खत्म, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, साइज घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, खत्म बात, ऊर्जा ज्यादा निकलेगी। दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना, कोई और एक्स्ट्रा चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वो मैं खुद लाऊंगा आपके दिमाग में आगे चल करके। ठीक है, दूसरी बात जेड इफेक्ट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब ये कब ज्यादा होगा, ये ज्यादा तब होगा जब आकार छोटा होगा। हाँ जी, जेड इफेक्ट, जेड इफेक्ट नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा तो यार नाभिक तो चाहता ही कि आओ आओ आओ, तो वो जल्दी आएगा और ज्यादा ऊर्जा निकालेगा, तो ये बढ़ेगा, मतलब समानुपाती, ये और जेड इफेक्ट समानुपाती। यस और नो, क्लियर। और थर्ड देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हमें यह पता है स्थायी विन्यास कौन सा होता है? पूर्णपूरित और अर्धपूरित। क्या वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? वो तो ऑलरेडी स्थायी है, तो क्या वहां ऊर्जा निकलेगी? नहीं निकलेगी, उल्टा देनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। जो विन्यास ऑलरेडी स्टेबल है तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? उसको तो जबरदस्ती ले चुपचाप ले चुपचाप ले चुपचाप ले चुपचाप ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या नो? तो जरा देखो ध्यान से, अरे यार क्या हो रहा है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं कि पूर्णपूरित, पूर्णपूरित, फिर बाकी प्रैक्टिस पे अगली क्लास में करेंगे, पूर्णपूरित एवं अर्धपूरित विन्यास, विन्यास आंशिक पूरित विन्यास से अधिक होता है। अधिक क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, स्थायी होता है। ठीक है, ओके। अतः इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी,
अतः इन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, न कि निकलेगी, के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक होगी, रिक्वायर्ड होगी, ध्यान रखना। जबकि हमें किससे मतलब है? निकलने वाली एनर्जी से, तो इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। हाँ है ना? हम तो चाहते हैं कि सिस्टम की ऊर्जा जितनी घटे उतना फायदा है, वो निकाल दे ऊर्जा, ये हम चाहते हैं, लेकिन ये तो लेंगे तो लो। ठीक है, समझ में आया? इन पे बाकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। हाँ जी, बोलो बोलो। सेकंड क्यों होती है? बेटा समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है ना। अब ऋणावेश में ही हम एक ऋणावेश और डाल रहे हैं, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। चुंबक देखी थे ना, चुंबक देखी, चुंबक समान ध्रुव आपस में नहीं जुड़ते, ऐसे होते इधर उधर भटके जाते हैं, जबकि असमान फटाफट से चिपक जाएंगे। ठीक है, पढ़ाते रहो, आज थोड़ी पढ़ाऊंगा। ठीक है, खत्म हो गया। डेल्टा मतलब अंतर, डेल्टा मतलब अंतर। क्या हो गया? पवन कैसे लाल लाल हो रहा है एकदम। तो जरा देखो ध्यान से, कल से हम कब मिलेंगे? कल से हम मिलेंगे 7:30 पर। ये हमारा नया समय है। ठीक है, कल से 7:30 पर केमिस्ट्री होगी और फिजिक्स इससे पहले वाले जब भी होगी। ठीक है, ओके। तो कल से मिलेगी यहां पर आपको 7:30 पर केमिस्ट्री क्लास, कल से। डेल्टा का मतलब बेटा ऊर्जा अंतराल है, डेल्टा का मतलब ऊर्जा अंतराल है। क्या लिखना है बोलो? ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, ये वाला प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि धनावेशित या ऋणावेशित हो सकती है, जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन ग्रहण लब्धि हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि यह एक उष्माशोषी प्रक्रम होता है। भाई पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने में हमें नहीं पता कि एक्स कौन सा है, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा मतलब ये एक्स ऊर्जा निकाल भी सकता है या ले भी सकता है, लेकिन एक बार ऋणावेशित हो गया ना, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे तो ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समझ में आया? ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। क्या हो गया? लक्ष्मी नारायण पाटीदार कैसे लाल हो रहा है यार, लाल हो रहा है। ठीक है, दीप्ति जी ठीक है, ओके। फिजिक्स की क्लास होगी अपनी थर्ड वाली, बाकी सारी क्लासेस 4 बजे से ही चलती है, तो 4 बजे आप देख लेना। फर्स्ट क्लास किसकी है? फर्स्ट क्लास आई थिंक आपकी फिजिक्स की है, नहीं फर्स्ट क्लास आपकी देख लेना। फर्स्ट और सेकंड में मेरे को आइडिया नहीं रहा, लेकिन थर्ड वाली मेरी क्लास है। ठीक है, तो अपनी थर्ड वाली क्लास रहेगी। ओके, तो थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय 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 बाय। लास्ट क्लास है तो अच्छा लगेगा, ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।